लोग जिस तरह से पॉलिटिक्स आगे चल रहे हैं, हम आज अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इशू, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव। अब पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो पार्लियामेंट है यह सरकार को कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव कौन है? सरकार है। तो गवर्नमेंट इज एन एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट सरकार को पार्लियामेंट जो है सरकार को कंट्रोल करती है। अब इसमें हम सेक्शन 52, 53 और सेक्शन 74, 77, 78, 70 इन सबको देखें। अगर हम इन सारे को समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है? एक प्रेसिडेंट होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 क्या बोलता है? सरकार इसके नाम पे चलेगी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। यह जो शब्द है आर्टिकल 53 में, यह सारा का सारा फैसला कर देता है। इफ यू रीड आर्टिकल 53 यू फाइंड द लाइन द एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव पावर है वह इसमें वेस्ट करेगी और एक्सरसाइज करेगी बाय हिम। कैसे? डायरेक्टली थ्रू, कैसे? ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम एंड आगे क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट लाइन? इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In accordance with the Constitution। तो जो हमारा पार्लियामेंट का और एग्जीक्यूटिव का रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम समझने की कोशिश करें तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसमें हेड कौन हो गया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड, लेकिन सारी की सारी कार्यवाही संविधान के उपबंधों के तहत चलाई जाएगी। और कौन चलाएगा? थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम एंड एज पर द पार्लियामेंट। क्लियर? तो इसको और क्या कह सकते हैं कि अगर हम इसको पढ़ें आर्टिकल 52, 53 को, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, हमारी जो सरकार चलती है वह प्रेसिडेंट के नाम पर चलती है, लेकिन वह कैसे चलाएगा? with aid and advice। इसका मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति के पास अपना कोई डिस्क्रिप्शन एज फॉर एज आर्टिकल 53 कंसर्न नहीं है, तो वह एड एंड एडवाइस होगा। इसलिए क्या हो गया? यह नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हो गया। इट बिकेम द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। राष्ट्रपति क्या हुआ? एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हुआ ये। और रियल हेड कौन हो गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो रियल हेड कौन हुआ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंत्रिपरिषद है, वह मुख्य इसकी हेड हो गई। अब जो एग्जीक्यूटिव शब्द है वो क्या क्या इंडिकेट करता है? जो एग्जीक्यूटिव शब्द है वो क्या इंडिकेट करता है? एग्जीक्यूटिव शब्द इंडिकेट करता है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। The word executive is signifying the political significance। तो इसको एक आप क्या बोलते हैं? यह एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। तो जो शब्द एग्जीक्यूटिव है वह पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वह एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी को चलाता है। अब जैसे ही लोकसभा इलेक्शन, जैसे ही लोकसभा बने, नाउ आफ्टर आर्टिकल 52 you straight away jump on the article 74, 75।
तो आर्टिकल 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74 के लाइन नंबर 3 में शब्द है शैल। मिला आपको? आर्टिकल 74 के लाइन नंबर 3 में एक शब्द है शैल। यह शैल क्या बोलता है? अगर आप इस शैल को इंटरप्रेट करें, aid and advise the president who shall in the exercise of the function act in accordance with such advice। तो उस एडवाइस के हिसाब से काम करना होगा, उनके पास कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। अब उसके बाद एक नीचे प्रोविजो ऐड कर दिया गया। यू रीड प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट, जिस प्रोविजो को ऐड किया गया है फ्रॉम द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह प्रोविजो क्या बोलता है कि राष्ट्रपति अगर असहमत है तो वह एक बार रिकंसिडरेशन को भेज देगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रिकंसीडर। अगेन फिर शैल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। रीड अगेन शैल। इफ यू रीड आर्टिकल 74 प्रोविजो लाइन नंबर 2, प्रेसिडेंट शैल एक्ट, प्रेसिडेंट शैल एक्ट मिला। तो अगर उन्होंने रिकंसीडरेशन के भेजा, उस रिकंसीडरेशन के बाद जो भी सलाह दी गई, उस सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगा। अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति हमारा नॉमिनल हेड है, तो उसकी संकल्पना कहां से आएगी? 52। इस सवाल का आंसर करने के लिए आपको 52, 74 दोनों की सहायता लेनी पड़ेगी। 52 से आप क्या कंक्लूड करेंगे कि राष्ट्रपति हेड है, वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों की सहायता से सरकार चलाएगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द प्रोविजंस रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, हाँ 53, यस 53, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और 74 बोलता है कि जो एड और एडवाइस है, 53 बोलता है कि एड और एडवाइस के सहारे संविधान, एड और एडवाइस से संविधान के उपबंधों के सहारे शासन चलाएगा। और 74 बोलता है कि जो मंत्री परिषद कहेगी उसको मानना आवश्यक होगा। इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। अब जब लोकसभा इलेक्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो क्या करता है? प्रेसिडेंट इनवाइट करता है लीडर ऑफ द हाउस। जो लोकसभा का लीडर है उसको वह इनवाइट करता है। तो जो लीडर ऑफ हाउस जो आता है, वह लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट। अब नाउ यू सी 75(1). 75(1) क्या बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वह प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होगा। अब देखिए 75(1) के दो लिंब हैं। एक, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो प्रधानमंत्री है इसके लिए राष्ट्रपति। दूसरा, मिनिस्टर्स अपॉइंटेड एज पर एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब आप इसको अपने क्वेश्चन में फ्रेम करते तो ध्यान दी क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि जो प्रेसिडेंट है वह प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, और जो अदर जो है वो अपॉइंटेड होंगे तो प्रेसिडेंट द्वारा, लेकिन एज पर एडवाइस अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में किसी भी तरह की कोई सलाह की आवश्यकता नहीं है, यह प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन और मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट के एडवाइस पे करेगा। तो आप कह सकते हो अगर प्रेसिडेंट के अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर सकता है। क्लियर और नॉट क्लियर? तो इसलिए प्रेसिडेंट के पास
अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होती है ना तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने की और ना मिनिस्टर अपॉइंट करने की। जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते समय जो लीडर का नेता होता है उसको अपॉइंट करना ही होता है। अब प्राइम मिनिस्टर यूजुअली लोकसभा से अपॉइंट होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, अगर आप ट्रेडिशन देखें तो यूजुअली लोकसभा से होता है, लेकिन कोई ऐसा बार नहीं है कि राज्यसभा से नहीं हो सकता। कोई सा बार राज्यसभा से भी हो सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें यूजुअली लोकसभा से होता है। तो प्राइम मिनिस्टर यूजुअली लोकसभा से आता है, तो प्राइम मिनिस्टर यूजुअली मेंबर ऑफ लोकसभा होता है। और जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर्स बोथ हाउसेस से लिए जाते हैं, राज्यसभा से भी होते हैं और लोकसभा से भी होते हैं, वो दोनों हाउसेस से लिए जाते हैं। अब कोई आदमी अगर मिनिस्टर बनता है, मिनिस्टर बनते समय संसद सदस्य बनना जरूरी नहीं है, संसद सदस्य होना जरूरी नहीं। प्राइम मिनिस्टर के लिए संसद सदस्य बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाता है बगैर संसद सदस्य बने, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बार नहीं है, लेकिन कोई आदमी मिनिस्टर बनता तो 6 मंथ्स के भीतर, जिस दिन से वो मिनिस्टर बनेगा उससे 6 महीने के भीतर, विदिन 6 months he has to become the member of any of the houses। अगर नहीं बनेगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर नहीं बनता है तो उसको इस्तीफा देना होता है। अब मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर्स क्या होते हैं, जो मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह किस तरह से होती है। जो मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मिनिस्टर की नहीं होती, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि पूरा मंत्री परिषद किसी भी एक मंत्री के कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। You read आर्टिकल 75(3), जहां समझ गया तुरंत लिखना। The moment you find any difficulty, you must write. I will try to explain it. तो 75(3) क्या बोलता है कि मिनिस्टर्स जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव ए कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टू द हाउस ऑफ पीपल। तो 73 क्या करता है, दो शब्द है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी इसको तो लोकसभा और सबको लोकसभा, तो राज्यसभा के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए नो और मोशन राज्यसभा में पेश नहीं होता है। अब व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक मंत्री के कृत्य के लिए सारी मंत्री परिषद जिम्मेदार है। एक मंत्री के कृत्य के लिए सारी मंत्री परिषद जिम्मेदार है। तो जो मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करते हैं, कैसे, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत, जो मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करता है वह प्रसाद पर्यंत करता है। रीड 75 सबसेक्शन 2। अगर 75 सबसेक्शन 2 पढ़े, मिनिस्टर शेड होल्ड ऑफिस विद प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यह इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यह अप्लाई करती है ओनली मिनिस्टर। यह जो 75(2) है, यह 75(2) अप्लाई करता है इंडिविजुअल मिनिस्टर को, नॉट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसको आप ठीक से समझिए। तो 75(2), अब यहां पर 75(2) और 75(3) का डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। जस्ट रीड 2 सेक्शंस टुगेदर, दोनों आर्टिकल में साफ पढ़िए, आपको समझ आएगा। सेक्शन 2 क्या बोलता है कि जो मिनिस्टर है वो ऑफिस होल्ड करेगा
ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। 75(3) क्या बोलता है? फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बात करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? इसलिए जो मिनिस्टर्स हैं वो अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। जो मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। यह कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन किस तरह का है? जो मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन किस तरह का है? अगर जो मिनिस्टर होता है वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में है कि वो रिजाइन करेंगे कलेक्टिवली एज सून एज दे लूज द कांग्रेस ऑफ द लोकसभा, और एट द सेम टाइम every president, every minister hold the office during at the place of president or shall be liable to dismiss by। इसीलिए एक इंडिविजुअल जो मिनिस्टर होता है वह 75(2) के तहत डिस्मिस होता है। जो इंडिविजुअल जो मिनिस्टर डिस्मिस किया जाता है वह 75(2) के तहत किया जाता है, क्योंकि वह प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है और स्टैंड लायबल टू बाय हिम। लेकिन सिंस द प्रेसिडेंट डस, लेकिन यह जो प्रेसिडेंट डिसमिस करता है यह एडवाइस ऑफ पीएम पे करता है, इसलिए प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट हैज टू टेक द एडवाइस ऑफ पीएम। अगर हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की कोशिश लगातार कल से कर रहे हैं, यह एक फ्यूजन है हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज का। यह एक फ्यूजन है जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, यह एक फ्यूजन है इसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। यह एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का एक फ्यूजन है। जो पूरा हमारा सिस्टम है वह दोनों के साथ फ्यूज किया हुआ है। अब जो रिलेशनशिप है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच, यह बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, यह एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप को कंट्रोल कौन करता है, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमेशा पॉलिटिकल सर्किल में डिस्कस किया जाता है। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हमने अभी समझने की कोशिश की है, ये क्या है? ग्रैंड एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है। अब हम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कहां से आता है? ये आता है पार्लियामेंट से। ये काउंसिल ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये आ कहां से? पार्लियामेंट से। और आप कह सकते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह पार्लियामेंट को कंट्रोल कर लेता है। कैसे करता है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका होता है जो पार्टी पावर में होती है एंड उस पार्टी के पास बहुमत होता है, मेजॉरिटी। इसलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो एग्जीक्यूटिव है जिसको पार्लियामेंट सपोज टू कंट्रोल करे, लेकिन उल्टा होता है, तो पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है। और दिस पॉइंट, और एक जो क्लियर डिस्टिंक्शन है, एक जो क्लियर डिस्टिंक्शन है बिटवीन द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर हम संविधान को समझने की कोशिश करें तो संविधान में एक क्लियर डिस्टिंक्शन है। वह डिस्टिंक्शन किसके किसके बीच है? वह है एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के फंक्शन के बीच में। जो आर्टिकल 75 और 74 है वह एग्जीक्यूटिव की बात करता है। अगर हम इसको देखें तो जो हमने कहने की कोशिश की कि जिस एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की बात पार्लियामेंट के तहत की जाती है, अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव ही पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है। हम नाउ सी द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। अगर पार्लियामेंट और जुडिशरी को देखने की कोशिश करें तो भारत में क्या है? सिंगल
इंटीग्रेटेड जुडिशरी। भारत में क्या है? सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। भारत में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अगर हम और देशों के साथ कंपेयर करें तो भारत की जुडिशरी क्या है? सिंगल इंटीग्रेटेड है। ऐसा अमेरिका के साथ नहीं है। अब जो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इसके टॉप पे कौन? एपेक्स पे कौन है? एपेक्स पे सुप्रीम कोर्ट। इस सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी के एपेक्स पे सुप्रीम कोर्ट है। अब इस सुप्रीम कोर्ट का जो एपेक्स पे है, इस सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है, इस सुप्रीम कोर्ट को कैसे गवर्न किया जाए। अगर इस सुप्रीम कोर्ट के गवर्नेंस का इशू समझने की कोशिश करें तो इस सुप्रीम कोर्ट को गवर्न करने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। इसके जो रेगुलेशंस है, पार्लियामेंट इसके रेगुलेशंस बनाती है। जुडिशरी अपने इंटरनल जुडिशियल मैटर को जैसा चाहे वैसा करे, लेकिन जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक लॉज, रेगुलेशंस। लॉ जो रेगुलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द कोर्ट्स। इसको आप ठीक से याद करिएगा, क्योंकि अक्सर लोग गलत कर जाते हैं यह समझते हुए कि सारी की सारी पावर जो है वह है जुडिशरी पास है। नाउ यू रीड आर्टिकल 124 आफ्टर माय दिस एक्सप्लेनेशन, you will get what I am trying to explain you. When you read Article 124, you will get it what I am trying to say you. कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे सुप्रीम कोर्ट बनेगा, कैसे एस्टेब्लिश होगा, उसका जुरिस्डिक्शन कैसे होगा, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला पार्लियामेंट करती है। Now read Article 124 to convince yourself what I am saying. If you read with me the Bare Act, आपको याद होना आसान हो जाएगा। नहीं मैं ऐसे भाषण देता रहूंगा, शायद आपको उतना याद हो। तो अगर आर्टिकल 124 पढ़े, there shall be a Supreme Court of India consisting of a chief of India until Parliament by law prescribes. Until by law Parliament prescribes का मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट बाय लॉ नियम बनाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, वह किस तरह से न्याय होगा। तो चार शब्द इंपॉर्टेंट है: कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द कोर्ट। उसके बाद स्टेट के पास अपना इश्यू है, स्टेट में एक तो हो गया आपका सेंटर, दूसरा हो गया आपका स्टेट। जैसे सेंटर के पास अपना एक सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही सारे स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट है। नाउ यू कम ऑन आर्टिकल 214 ऑनवर्ड्स। आप आर्टिकल 214 पे आए तो संविधान का चैप्टर 5 है। संविधान का जो चैप्टर 5 है, आर्टिकल 214 है, वो बात करता है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट्स। एवरी हाई कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब फिर आई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट। Every high court shall consist of a chief justice and such other justices as president may from time to time deem necessary to appoint. तो जो आर्टिकल 214 है और 216 है, वह बात करता है कि हर स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होगा और टाइम टू टाइम पे प्रेसिडेंट उनके अंदर के जजेस को अपॉइंट करेगा। अब जो जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है, if you want to see what is the jurisdiction of the high court, now you see the article 230. जो jurisdiction of the high court है, वह बात करता है कि अगर जो पार्लियामेंट है, अगेन पार्लियामेंट फिर आ गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए था वैसे हाई कोर्ट पार्लियामेंट आ गया। If you read article 230 again for parliament may by law extend, तो इस शब्द से क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट जो चाहेगा, जिस तरह से चाहेगा, वह हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा। अब फिर पढ़िए 231 अगेन यूनिट 231 क्या बोलता है
231 बोलता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। फिर आप पढ़िए 241। ये सारे आर्टिकल किस बात क्यों तरफ आपको ले जाते हैं? ये सारे आर्टिकल इस बात तरफ ले आते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में कानून बनेगा, उस सारे कानून को बनाने का जो श्रेय है, जो कार्रवाई है, वह कौन करेगा? वह करेगा पार्लियामेंट। तो नाउ यू डिवाइड द होल इशू इन टू पार्ट। पार्ट 1 एस्टेब्लिशमेंट, jurisdiction, constitution, regulations। ये कौन करेगा? ये पार्लियामेंट। और जो इनसाइड जुडिशियल इशू है, इनसाइड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कौन करेगा? ये कोर्ट करेगा। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं, हमको लगता है यह भी कोर्ट करेगी और यह भी कोर्ट करेगी, because we don't read the constitution with a clear intent, with a clear vision. If you read the constitution with a clear vision, you find a difference with these two functions. एक जो फंक्शन कोर्ट का पार्लियामेंट के साथ है, एक जो फंक्शन कोर्ट का जुडिशियल सिस्टम के साथ है, जो जुडिशरी काम क्या करती है। कोर्ट क्लियर और नॉट क्लियर? अब अगर आप देखें कि जो संविधान क्या बोलता है कि जो अपॉइंटमेंट है जुडिशरी में, वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। कैसे करेगा? इन कंसल्टेशन विद जुडिशरी। वह इन कंसल्टेशन विथ जुडिशरी करेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंटमेंट है, तो जो चीफ जस्टिस है उससे कंसल्ट करके करेगा। नाउ अब आए जो जज का अपॉइंटमेंट है, जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वह रिजाइन कर सकता है। तो रिजाइन करेगा तो किसको एड्रेस करेगा? इफ ही विल रिजाइन, टू whom he will address? अगर एक जज रिजाइन करता है, इफ एनी जज वांट टू रिजाइन, वह किसको एड्रेस करेगा? देखिए ये सब सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है कि अक्सर हमको लगता है कि चीफ जस्टिस को कर देगा। यू रीड आर्टिकल 124, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे जो जज है वो कब रिजाइन करेगा। तो एक जज अगर रिजाइन करेगा तो रिजाइन एड्रेस करेगा टू द प्रेसिडेंट। A judge of the Supreme Court or High Court may address to the President, resign his office, लेकिन वह रिमूव नहीं किया जा सकता except if law or procedure prescribed। रिजाइन कर सकता है कैसे? प्रेसिडेंट को एड्रेस करके, लेकिन उसका रिमूवल नहीं हो सकता है unless you follow the procedure। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट की और जुडिशरी के अंतर संबंधों को समझने की। वह तब तक नहीं रिमूव किया जा सकता जब तक एक जो प्रक्रिया लिखी गई है उस प्रक्रिया का आप फॉलो करें। वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया है आर्टिकल 124 में। वो प्रक्रिया क्या बोलती है? इट इज नॉट इम्पीचमेंट। ये ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट इम्पीचमेंट। What is this? It is a removal। इम्पीचमेंट किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। जजेस का इम्पीचमेंट नहीं होता है, इसका रिमूवल होता है। अगर सवाल आता है कि इम्पीचमेंट किसके लिए होता है? ओनली प्रेसिडेंट। यू विल नॉट टिक ऑन द इम्पीचमेंट ऑफ द जुडिशरी, इट इज जस्ट रिमूवल। व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस? द रीजन बीइंग the Constitution given the wording of impeachment only to the President. Try to open the Constitution and see the impeachment provision of the Rashtrapati and the judges.
जो राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट आप उसको पढ़ लें जिस आर्टिकल में है, उसके बाद आप मूव कर जाएं इस पर, दोनों की लैंग्वेज आप कंपेयर कर लें, आपको साफ साफ फर्क दिख जाएगा दोनों में किस तरह का फर्क है। आप आर्टिकल 61 और 124(4) दोनों पढ़िए, आप दोनों में देखिए ग्राउंड का फर्क है। राष्ट्रपति को हटाने का ग्राउंड क्या है और जज को हटाने का ग्राउंड क्या है। जब आप आर्टिकल 61 पढ़ते हैं तो आपको साफ शब्द दिखता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, और ये इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट सी अंदर क्वेश्चन may come in the prelims, violation of the constitution. If we see how the president can be impeached, the wording used, the violation of the constitution. जब हम आते हैं जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज पे, तो वहां पर दो शब्द का जिक्र आता है, ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। राष्ट्रपति के लिए क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जज की क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। दूसरा, दोनों के रिमूवल में प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, impeachment, it is impeachment, it is removal, violation of the constitution, proved misbehavior, incapacity. Clear? Come on the third issue. जब दोनों का रिमूवल होगा, एक का इम्पीचमेंट के द्वारा और एक का प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी द्वारा, यह जो रेजोल्यूशन पास होगा, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप हाउस, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of total members of the house। जो टोटल मेंबर के हाउस है, तो जो प्रपोजल होगा, वह प्रपोजल जो दिया जाएगा वह हाउस के 2/3 से कम से नहीं होना चाहिए। तो जब कोई चार्ज प्रिफर किया जाएगा तो उस चार्ज की प्रिफर करते समय इस बात की जरूरत है, और क्या है, ईच हाउस, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह होगा, आइदर हाउस होगा। अब नाउ यू कम ऑन द 124(4), मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट। यहां पे क्या है, टोटल मेंबरशिप्स, यहां पे क्या है, 2/3 तो है, बट प्रेजेंट एंड वोटिंग। आप मेरे साथ ऐड देखिए, क्लियर हो जाएगा। नॉट लेस देन 2 मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके बाद रिमूव किया जाएगा। इट्स क्लियर? किसी को कंफ्यूजन इसमें? एनीवन हैज एनी डाउट? किसी के पास कोई डाउट है इसमें? Now proceed on the other part of the relationship between parliament and their judiciary। तो जो पार्लियामेंट के साथ जो इशू है कि पार्लियामेंट, अब आते हैं पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट की जो कहते हैं एक्सक्लूसिव पावर है। अब नाउ सी जुडिशरी ऑफ पार्लियामेंट में कि हाउ पार्लियामेंट में discuss the conduct of a judge।
पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट को एम्पावर नहीं किया गया है कि जज के कंडक्ट को डिस्कस करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का, एक्सेप्ट एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन क्या है? जब उसके रिमूवल का मोशन चल रहा हो, जब उसके रिमूवल का मोशन, एक्सेप्ट रिमूवल मोशन, रिमूवल मोशन के अलावा किसी और समय में पार्लियामेंट के पास राइट नहीं है कि वह एक जज के कंडक्ट के बारे में कोई डिस्कशन कर सके। या क्यों किया गया? व्हाई इट हैज बीन डन? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टू सिक्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगला सवाल, यह किया क्यों गया? यह क्यों किया गया? यह किया गया है टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जजेस को इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए। किससे किससे? अब सिक्योर किससे किससे करना है? बोथ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। ये फिर ट्रैप है, अगर आपने इस चीज को नहीं ध्यान दिया फिर गलत हो जाएगा कि जो जुडिशरी कोर्ट की इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने की कोशिश की गई है by inserting various provisions in the constitution, then इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों किया गया है? ताकि जुडिशरी को सिक्योर किया जा सके फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव, दोनों से सिक्योर किया जाए। अब जो प्रोटेक्शन दिया गया है जज को, यह प्रोटेक्शन किससे है? लेकिन यह जो सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, किस पर है? ओनली ऑफिशियल ड्यूटी, उनके प्राइवेट कंडक्ट पर अप्लाई नहीं होती है। देखिए, जैसे एबीसीडी बना के सवाल बनाता है, इस पे आपको बना रहा हूं, प्राइवेट कंडक्ट पर अप्लीकेबल नहीं है। यार, उनके प्राइवेट कंडक्ट पर किसी भी तरह से अप्लीकेबल नहीं है। तो अगर कोई जज का प्राइवेट कंडक्ट है तो वह जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसका शेल्टर नहीं दे सकता है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू हिज जुडिशियल ड्यूटीज एंड इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंडक्ट। पार्लियामेंट ने जो इस तरह की कार्रवाई की है, सॉरी, संविधान में जो इस तरह की बात कही है, उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट हो गई। अब आते हैं पार्लियामेंट को क्या प्रिविलेज है। अगर हम पार्लियामेंट के प्रिविलेज को देखने की कोशिश करें तो कोई भी जो प्रोसीडिंग पार्लियामेंट में है उसकी वैलिडिटी वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ द इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटी के ग्राउंड पे आप कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो इरेगुलरिटी के ग्राउंड पे, इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीडिंग के ग्राउंड पे कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स के आधार पर कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ईच हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वह इस बात का निर्धारण करेगा कि किस तरह से प्रोसीजर फॉलो किया जाए। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वह सब्जेक्ट टू कोर्ट जुरिसडिक्शन नहीं है। वह सब्जेक्ट टू कोर्ट जुरिसडिक्शन बिल्कुल नहीं है। इसलिए कोर्ट्स हैव नो जुरिसडिक्शन। अब कोर्ट के पास रिट इशू करने का कोई जुरिसडिक्शन नहीं है। नाइदर रिट इशू nor to initiate any legal case। कोर्ट
उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करे कि कोई वह रिट इशू कर दे या कोई डायरेक्शन इशू कर दे जो इनके इंटरनल मैटर से संबंधित है। जो पार्लियामेंट का इंटरनल मैटर है उससे संबंधित बातों में उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। I am not fast. Fine, very good, very good, very good. अब जो एक फंडामेंटल राइट का इशू है, कोर्ट पार्लियामेंट, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। जुडिशियल रिव्यू, अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने फंडामेंटल राइट को गारंटी किया है अंडर आर्टिकल 13, पढ़ा हुआ आर्टिकल 13 के पावर से कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ। तो कोई ऐसा लॉ नहीं बन सकता, अब पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो इससे इनकंसिस्टेंट। पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो आर्टिकल 13 से इनकंसिस्टेंट। अगर आर्टिकल 13 से इनकंसिस्टेंट हो गया तो आर्टिकल 32 एंड 26 सेफ गार्ड के तहत है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है आर्टिकल 13 का सहारा लेते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। The issue of the constitutional validity will be arises. Then the concept of ultra vires. यह कोर्ट कह देगी कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट नहीं है टू मेक दिस लॉ, और जो कोर्ट इस बात का डिक्लेरेशन करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ लॉ चैलेंज की जाएगी लेजिस्लेशन पे, कॉम्पिटेंस। अब जो एक कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी आई, क्या है कॉम्पिटेंस। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इश्यू देखिए जो आर्टिकल 13 का सहारा ले जाती है या उस संविधान के बंधु के खिलाफ होती है, तो कॉम्पिटेंस, रिपग्नेंट, इन्फ्रिंज, ये शब्द है। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या हो गया कि इट इज नॉट विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर व्हिच हैज पास्ड, इट इज नॉट विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर व्हिच हैज पास्ड। दूसरा, it is repugnant to the provisions of the constitution। जो संविधान के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों से यह असंगत है। तीसरा, infringes one of the fundamental, infringes fundamental। तो अगर यह सवाल आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एक लॉ की है वह किन आधारों पर चैलेंज की जा सकती है, यह सवाल आपके प्रिलिम्स का हो गया ए, बी, सी। कि जो देखिए पार्लियामेंट और जुडिशरी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है किसी लॉ की वह किस ग्राउंड पर चैलेंज जाती है। अगर सब्जेक्ट मैटर, अगर जो लेजिस्लेशन का सब्जेक्ट मैटर है not within the competence of legislature, not within the competence of legislature। दूसरा,
It is repugnant to the provisions of the Constitution. Repugnant to the provisions of the Constitution. तीसरा, it is infringing it infringes the fundamental. आंसर तीनों हो क्लियर, सिंपल बात है, नॉट बिग इशू। अब यह कहा जाता है कि जुडिशरी हमारा इंटरप्रेटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का। यह एक गलत धारणा है कि ओनली जुडिशरी इज नॉट द इंटरप्रेटर। Only judiciary is not the interpreter of the constitution. यह सो नहीं है, बहुत सी अथॉरिटीज हैं जो लेजिटिमेटली इंटरप्रेट करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलमोस्ट डेली जब अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करती है, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। हम आपके किस नोशन को स्पेल आउट कर रहे हैं कि जो एक नोशन है कि सोनली काम जुडिशरी का है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, नहीं, इट्स नॉट राइट। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, ये इंटरप्रेट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, जब अपनी रूलिंग्स देते हैं जो फाइनल हो जाती है। अब क्या है, इनकी जो रूलिंग है ये फाइनल होती है। व्हाई? Because the court has no jurisdiction. Because the court has no jurisdiction. अगर हम कोर्ट का बेसिक जुरिस्डिक्शन देखें, कोर्ट का बेसिक काम देखें, व्हाट इज द बेसिक वर्क ऑफ कोर्ट? कोर्ट का जो बेसिक वर्क है वह एडजुडिकेट करना है डिस्प्यूट्स। कोर्ट का बेसिक वर्क क्या है? एडजुडिकेशन है, नॉट द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन इस एडजुडिकेशन के काम में रास्ते में आ जाता कर देते हैं। तो बेसिक क्या है? एडजुडिकेशन है, वह इंडिविजुअल के बेस में हो, स्टेट के बीच में हो, किसी के बीच में हो। कोर्ट्स जो कोर्ट्स हैं, तो जब ये एडजुडिकेट करती हैं स्टेट में, यूनियन में, इस एडजुडिकेशन को करते समय व्हाइल मेकिंग एडजुडिकेशन, व्हाइल एडजुडिकेटिंग द डिस्प्यूट्स, कोर्ट्स इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर यह सवाल है कि बेसिक काम कोर्ट का क्या है, एजुकेशन और इंटरप्रिटेशन, आवर आंसर एजुकेशन। एजुकेशन करते समय इंटरप्रेट करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू इंटरप्रिटेशन इन द एयर। हवा में इंटरप्रेट नहीं करते वो, उनका काम नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन खोल के इंटरप्रेट कर। नो, व्हेन दे आर एजुकेटिंग इन दैट प्रोसेस interpretation comes, then they try to interpret the constitution. तो इस क्लियर या क्लियर नहीं हुआ? अब जो इंटरप्रिटेशन देगा, अब इस रास्ते में जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया तो क्या वो फाइनल हो गया, और वो क्या हो गया? वह लॉ ऑफ द लैंड हो गया, वह इस धरती का कानून बन गया, और उनकी अपील, उनके खिलाफ कोई अपील नहीं बनती है। अब पार्लियामेंट क्या करता है? अब इन्होंने एक इंटरप्रिटेशन में फाइनल काम बना दिया। अब पार्लियामेंट क्या कर सकती है? पार्लियामेंट इसको री इनैक्ट कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बना दिया तो देयर इज नो अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब चूंकि कोई अपील नहीं है तो क्या हो गया? ये लॉ ऑफ द लैंड हो गया, unless its interpretation is reviewed or reversed by Supreme Court। अब इसको आप एक और देखिए, उन्होंने एक फाइनल किया, ये फाइनल कैसे आ सकता है? रिव्यू, रिवर्स्ड। जब तक यह रिव्यूड और रिवर्स नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। जब तक नहीं करता है तब तक ये फाइनल हो गया।
अब यह जो लॉ ऑफ लैंड है इसको फिर चेंज किया सकता है बाय पार्लियामेंट। हाउ? बाय अमेंडमेंट। पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकता है फिर से। तो पार्लियामेंट कैन री इनैक्ट आफ्टर इट रिमूव। अब जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रेट कर किसी कानून को नल बांट दे तो पार्लियामेंट उसको री इनैक्ट कर सकता है। री इनैक्ट कर सकता है। वह जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को रिमूव करने के बाद। इसलिए पार्लियामेंट इंडिया इज नॉट एज सुप्रीम एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसलिए जो कम ऑन द कंक्लूजन पार्ट, जो इंडिया में पार्लियामेंट है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह सुप्रीम क्यों? क्योंकि वहां पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है और जो इंडिया की जुडिशरी है इज नॉट एज सुप्रीम एज यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसको आप कंपेयर करिए ब्रिटेन और यूएसए के साथ। पार्लियामेंट जुडिशरी, जो इंडिया की पार्लियामेंट है ब्रिटेन की तरह से सुप्रीम नहीं है। यहाँ पे ब्रिटेन सुप्रीम है तो इंडिया की पार्लियामेंट ब्रिटेन की तरह सुप्रीम नहीं। इंडिया नॉट सुप्रीम एज ब्रिटेन। नॉट सुप्रीम एज ब्रिटेन ऑन द सेम टाइम। जुडिशरी इंडिया इज नॉट सुप्रीम एज यूएस। अब यूएसए में क्या है? जुडिशरी सुप्रीम। इंडिया में जो जुडिशरी है नॉट एज सुप्रीम एज यूएसए। न तो यह है भारत की संसद, न तो भारत की संसद ब्रिटेन की तरह से महान शक्तिशाली है और न तो अमेरिका की तरह से सुप्रीम है जहां पे जुडिशियल रिव्यू न तो अब फर्क क्यों है? अब चूंकि ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं है तो जो ब्रिटेन की संसद ने कानून बना दिया उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। और अमेरिका की जो जुडिशियल रिव्यू है, जो अमेरिका का जुडिशियल रिव्यू है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। नो लिमिटेशन। भारत में यह दोनों चीजें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि इंडिया के जुडिशियल रिव्यू को कैसे संसद कंट्रोल कर सकती है। अब इसको सवाल के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। You can frame the main question also. The Britain Parliament, the Indian Parliament is not as supreme as the British Parliament, and it is not as supreme as the USA judiciary, where there is no limitation on the act. Clear हुआ? Anyone has any doubt? अगर हो तो बताओ, ये तो आगे चले। थक तो नहीं गए? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर आप भारत के इस संवैधानिक ढांचे को देखें तो क्या इंडियन पॉलिटी फेडरल है? देखिए, इंडिया में फेडरल नहीं यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप भारत के संविधान को पढ़ें तो उसमें यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है और कहीं भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द नहीं मिलता है। तो नोवेयर यूज्ड इन द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरेशन है। अब जो फेडरेशन है और जो यूनियन में फर्क क्या होता है? अगर आप आर्टिकल 1 देखिए संविधान का,
वहां पर शब्द क्या यूज हुआ है? यूनियन। आप खोल देखिए, आपको मिल जाएगा। वहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ है यूनियन। तो जो यूनियन है कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, क्या है? इंडिया, यहीं से इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यहीं से यह विचार आरंभ होता है कि पार्लियामेंट का और स्टेट का क्या अंतर संबंध। यहीं से यह विचार आरंभ होता है, यहीं से हम सोचना आरंभ कर देते हैं कि इंडिया के पार्लियामेंट का और स्टेट का किस तरह का संबंध है। अगर हम देखें तो जो भारत का संविधान है, जो भारत की राज्य व्यवस्था है, उसमें ऐसे कई फीचर कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो स्ट्रांगली यूनियन की तरफ मुड़ते हैं, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट में नहीं है। अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स, भारत के संविधान के जो बहुत से भाग हैं जो एक केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं, जिसे सिटीजनशिप इंडिया कहते हैं। सिटीजनशिप क्या है? यूएसए में क्या है? डबल सिटीजनशिप। फ्लैग क्या है? वन है। तो अगर भारत के पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आप समझने की कोशिश करें, तो भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, आप अगर भारत का फर्स्ट शेड्यूल, यू सी द फर्स्ट शेड्यूल, इट्स ओपन योर फर्स्ट शेड्यूल, ओपन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत की जो आपके संविधान की पहली अनुसूची है, उसमें क्या है? उसमें जिक्र है आपके राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के। तो राज्य, उसमें जो जिक्र है वो क्या बोलता है कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि हमारा जो यूनियन है वो कंपोज कर रहा है कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को। और जो यूनियन है इसको डिवाइड किया गया है स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। और जब एक लॉ बनाया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, इसीलिए जो एक लॉ बनता है यूनियन के द्वारा और एक लॉ बनता है स्टेट के द्वारा। तो यूनियन का लॉ जो है पूरे भारत को हावी होता है, और जो स्टेट का लॉ है लिमिटेड टू स्टेट। तो यूनियन और स्टेट के लॉ के बीच फर्क है, यह बहुत सिंपल सा, बहुत स्टेट फर्क है। आप इसको पढ़ने की कोशिश करें। आर्टिकल 245 2019 के बाद से मैं शायद ये सारे सेक्शन 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ा रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे 2019 में ज्वाइन किया था वो लोग शायद 5वीं 6वीं बार पढ़ रहे हैं इसको। तो अगर आप आर्टिकल 245 ओपन करें, इफ यू ओपन द आर्टिकल 245, आपको यह साफ दिखेगा कि किस तरह से यूनियन में और स्टेट के बीच संबंधों का विभाजन हुआ है। तो जो केंद्र राज्य संबंध है, जिसमें राज्य और केंद्र के पारस्परिक संबंधों की बात की जाती है, तो आर्टिकल 245 अगर देखें तो आर्टिकल 245 के 3 पार्ट हैं। पहला, आर्टिकल 245 से पहला टेरिटोरियल, जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 245(1) टेरिटोरियल। आर्टिकल 245(2) ये क्या है? आउटसाइड इंडिया। अब इन दोनों प्रावधानों को आप थोड़ा से इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। तो आर्टिकल 245(1) यह कहता है कि संविधान कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन, अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल
उस संपूर्ण राज्य के अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। If we read Article 245, they're saying that Parliament may make laws for the whole or any part of India, and the legislature of state may make laws for the whole or any part of India. It's clear? Now you see the 245(2). No law made by Parliament shall be deemed on the ground that it would have extra-territorial operation. बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो संसद कानून बनाएगा वह उसके अपने लोगों के लिए इसलिए शून्य नहीं होगा कि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। इट्स क्लियर? किसी को तो क्लियर नहीं हुआ होगा, बताओ किसको क्लियर नहीं हुआ? कभी कभी लिख दिया करो यार हमको क्लियर नहीं हुआ, मुझे लगता है कई बार कि कोशिश कर रहा हूं क्लियर नहीं हो रहा है। तो 245(1) इस बात को कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच कानून कैसे बनाए जाते हैं। तो इसलिए यह पॉसिबल नहीं है फॉर स्टेट लेजिस्लेचर टू चेंज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट व्हेन the boundaries of the state itself are bound by act of parliament। तो जो टेरिटरी में यूनियन और स्टेट के बीच की लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को अल्टर यूनियन नहीं कर सकता, इसको अल्टर यूनियन नहीं कर सकता, केंद्र नहीं कर सकता है। इसके अल्टरेशन में स्टेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। पार्लियामेंट के पास पावर है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेचर। मतलब क्या होगा? A law made by it will be applicable not only to the people property within territory of India, but also the Indian citizens living abroad। जो आउटसाइड इंडिया का 245(2) है वो क्या होता है? कि उसके जो नागरिक हैं, जो देश के बाहर रह रहे हैं, उनके लिए भी कानून बना सकता है। जब आपके बी के सवाल आएंगे ना, यही एबीसी करके आपको ट्रैप करते हैं, which I'm trying to explain with a great detail, so that you should not be trapped in the prelims examination। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है, आपको लेक्चर सवाल मिलेंगे, इसकी बहुत संभावना है, पिछले कई सालों से हो रहा है। आप लोग पढ़ाए गए सवाल सही नहीं कर पाते हो, इसलिए आप लोग असफल होते हो। लास्ट ईयर के प्रीलिम्स में 65+ सवाल आए थे पढ़ाए, फिर आएंगे। लेट द जून 1st and 2nd वीक यूपी एंड यूपीएससी एंड यूपीपीएससी टेक द एग्जाम, यू विल फाइंड दैट अगर आपने क्लास रेगुलर हमारा किया है, आपको सवाल निश्चित मिलेंगे। अब आप सही नहीं कर पाओ तो उसका कोई इलाज नहीं सकता। क्लियर हो गया? अब कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को हैंडल करने के लिए 3 लिस्ट बना दी। You want break? I can give you a break for this sometime, no issue। आज शोर की क्लास नहीं है, अगर आपको ब्रेक चाहिए मैं आपको ब्रेक देता हूँ 10-15 मिनट। अगर दिमाग स्लो हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो क्या अगेन स्टार्ट। 2 घंटे क्लास आज करते हैं, तो उससे थोड़ा से कुछ कवर हो जाए, बिकॉज chapter is too big। You want break or you want I should continue? What do you want? Okay, it's a 7:20. We'll meet at the 7:35. It is sorry, it's 7:25. It's 7:20. I will meet at the 7:35. Okay, stop the recording। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन जहां पे हम थे, हम लोग आर्टिकल 245 डिस्कस कर रहे थे, जो केंद्र राज्य के संबंधों के बीच राज्य और केंद्र की सीमाओं को व्याख्यायित करता है। तो अगर हम देखें तो संविधान में 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट।
जो 7th शेड्यूल है, तो 7th शेड्यूल में 3/4 कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन किया गया है। इनके सब्जेक्टों को देखें तो इसमें जो यूनियन लिस्ट है, इसमें कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। इसमें कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। इसको कौन बनाता है? बोर्ड। तो जो एक रिलेशनशिप है यूनियन और स्टेट के बीच में, अगर उस रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करें तो ये 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आप दिखता है। तो जहां तक यूनियन लिस्ट केस का सवाल है, पार्लियामेंट के पास कंप्लीट अथॉरिटी है। स्टेट लिस्ट में क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर की कंप्लीट अथॉरिटी है, और जो कॉर्पोरेट लिस्ट है इसमें दोनों के पावर है। तो जो यूनियन लिस्ट है, तीनों लिस्टों में सबसे लॉन्गेस्ट लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट है। अगला सवाल फिर इसका, अगर देखो तो तीनों लिस्ट में, यूनियन में, स्टेट में, कॉर्पोरेट में, जो यूनियन लिस्ट है वो सबसे ज्यादा लंबी है, ये लॉन्गेस्ट है ये। और यूनियन लिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट मैटर लिखे गए हैं। इसके बाद जो यूनियन में नहीं है, स्टेट में नहीं है, कॉर्पोरेट है, वो क्या है? वो हो गया रेसिड्यूरी। तो रेसिड्यूरी में पावर किसके पास है? यूनियन के पास है। तो जिन चीजों का जिक्र यूनियन में, स्टेट में और कॉर्पोरेट लिस्ट में नहीं है, वो चला गया रेसिड्यूरी पावर में। तो रेसिड्यूरी पावर में जाने से क्या हो गया कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र के पास चली गई। तो अगर कोई चीज कहीं पर लिखी नहीं है तो उस चीज पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। अब अगर आते हैं कॉर्पोरेट लिस्ट में, जस्ट सिर्फ कॉर्पोरेट लिस्ट, जिसमें यूनियन के पास भी, स्टेट के पास, दो पास राइट, और लेकिन अगर दोनों के कानून में रिपग्नेंसी हो जाती है, विरोधाभास हो जाता है, तो किसका प्रभावी होगा? यूनियन का कानून प्रभावी हो जाएगा। अगर यूनियन और स्टेट के बीच में किसी तरह का विरोधाभास हो जाए तो किसका प्रभावी होगा? यूनियन का कानून प्रभावी होगा। यू रीड आर्टिकल 254, रीड इट। इस आर्टिकल के पास 3 प्रोविजंस हैं। अब इस आर्टिकल को समझना बहुत जरूरी है। इस आर्टिकल का सवाल सही करने के लिए थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ती है। अब पहली बात क्या है, अगर आप देखें तो यूनियन और स्टेट के लॉ के बीच अगर कोई इनकंसिस्टेंसी होती है, पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया और स्टेट ने बनाया, पार्लियामेंट ने भी बनाया और स्टेट ने बनाया, इन दोनों के कानून में इनकंसिस्टेंसी है, इन दोनों के कानूनों में इनकंसिस्टेंसी होगी। उस इनकंसिस्टेंसी के हालत में जो प्रोविजन पार्लियामेंट का है वह प्रिवेल करेगा। यूनियन और स्टेट के कानूनों में अगर समवर्ती सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार चूंकि केंद्र राज्य दोनों को प्राप्त है, लेकिन संविधान इस मामले में संघ सरकार की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता देता है, और मान्यता देते हुए यह व्यवस्था करता है कि अगर समवर्ती सूची में दिए गए किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती है तो संघ द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। और दिस इशू, if you read Article 254(1), you will get what I have just said. When we proceed further, when we proceed further, 254(2). तो इस 254(1) का जो एक्सेप्शन है वह 254(2) है। पहले हम फिर समझते हैं मूल नियम क्या है। मूल नियम क्या है, अगर समवर्ती सूची में दिए गए किसी विषय पर
केंद्र और राज्य कानून बनाते हैं, दोनों कानून के बीच में असंगतता है, देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द यूनियन लॉ एंड द स्टेट लॉ, then the union law will prevail. It is the general principle. Let's see Article 254(2), which is speaking about the exception clause. अगर उस कानून को, ए कानून है केंद्र का, बी कानून है राज्य का, एक कानून है केंद्र का, बी कानून है राज्य का, यह है यूनियन का, यह है स्टेट का, इन दोनों में इनकंसिस्टेंसी हो, तो जनरल प्रिंसिपल क्या बोलेगा कि जो ए लॉ है, जो केंद्र का है, दैट विल बी प्रिवेल, बट व्हेन वी रीड आर्टिकल 254(2), so it is talking about exception. If this B law has been reserved for the consideration of the president and assent of president obtained, in that scenario, A will not prevail, B will prevail. This aspect clear or not clear? Now see see one more provision. See 154 का see one more provision. इन सब बातों के होते हुए भी पार्लियामेंट के पास पूरी पावर। मान लो यह क्लॉज अप्लाई कर दिया गया, उसके बाद पार्लियामेंट चाहे तो नलीफाई कर, तो अगर ऑप्शन ए बी सी में अगर आप देखें तो शायद तीनों लिखा होगा, तो तीसरा क्या होगा कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का एसेंट प्राप्त कर लिया गया, उसके बाद भी पार्लियामेंट चाहता है कि उस लॉ को ओवररूल कर दिया जाए, तो यूनियन कैन बी रॉन्ग। तो अल्टीमेट अगर हम इसको कंक्लूजन पार्ट में देखें, who has the ultimate authority to make law on the concurrent list? It is the union. ये हुआ नहीं हुआ क्लियर? कोई ऐसा जो क्लियर नहीं हुआ? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ? Anyone has any doubt? No doubt. Obligation of the state. ये है हर स्टेट का, उसी आर्टिकल 256 हर राज्य का कर्तव्य है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है एवरी स्टेट की, वह इस तरह से एक्सरसाइज की जाए टू इंश्योर द कंप्लायंस compliance with the laws made by parliament. Compliance with the laws made by हर स्टेट गवर्नमेंट का यह कर्तव्य है, हर स्टेट गवर्नमेंट का यह कर्तव्य है कि वह इस तरह से अपना सरकार चलाए, इसकी जो भी कानून पार्लियामेंट का बने उसका कंप्लायंस हो, और एग्जीक्यूटिव पावर द यूनियन शैल एक्सटेंड टू सच डायरेक्शन टू स्टेट एज मे अपीयर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। तो 256 के दो पार्ट हैं, 256 के दो पार्ट हैं। पार्ट 1
स्टेट कंप्लाई लॉ। तो ऐसा एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट करे कि केंद्र के बनाए कानून सुचारू रूप से चल सके। दूसरा, जो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की है, वह एक्सटेंड करती है, वह जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है यह एक्सटेंड करती है टू गिव डायरेक्शन, टू गिव सच डायरेक्शन, टू गिव सच डायरेक्शन कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आवश्यक लगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सरकार चलाने के लिए अपने कानून को मनवाने के लिए जो भी डायरेक्शन देना है वह देने का अधिकार उसके पास है। क्लियर हो गया ना? तो क्या हो गया, यह है इंश्योर कंप्लायंस क्लॉज। और इसको आसान इंश्योर, अगर याद करने की इच्छा है, इंश्योर कंप्लायंस क्लॉज जो आर्टिकल 256 है, यह क्या है, यह इंश्योर कंप्लायंस क्लॉज है कि किस तरह से कंप्लायंस को इंश्योर किया जाना चाहिए। अब इसके बाद है आर्टिकल 257, इसके साथ आप दूसरा पढ़िए आर्टिकल 257, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल। अब 256 और 257 में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज डिफरेंस इन 256 एंड 257? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड 257। अब 257 क्या बोलता है, 257 राज्य की कार्यकारिणी पर प्रतिबंध लगाता है। 256 बात करता है कंप्लायंस की, और 257 क्या होता है, वह कंट्रोल करता, प्रतिबंध लगाता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, उसकी कार्यपालिका शक्ति के प्रभाव में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। अगर आप 56 is saying that obligation of state, और 57 is saying control of the union over the state, the executive power of every state shall be so exercised as not to impede, English हिंदी करना हो, not to impede the exercise of executive power of union। आप इसको पढ़िए, हल्का समझने की कोशिश करिए आप। और एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की एक्सटेंड करती है टू गिविंग सच डायरेक्शन एज टू ए स्टेट मे अपीयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। अब नाउ वी रीड 256 एंड 257 टुगेदर। 256 बात करता है इंश्योर कंप्लायंस, देखिए 56 बात कर रहा है इंश्योर कंप्लायंस, और 57 बात कर रहा है नॉट टू इंपीड। समझ आ गया? समझ गया? तो दोनों के बीच अंतर क्या है? यह एक सामान्य उत्तरदायित्व की बात करता है। It is giving a general responsibility
और 257 क्या बात करता है? विशिष्ट उत्तरदायित्व की बात करता है। It is talking about a general responsibility on the state. It is talking a specific responsibility on the state. मेरा क्लियर हो गया होगा? Anyone have his doubt? क्या है ना, इनको मिक्स करके सवाल बना देंगे, सही नहीं हो पाएगा. I'm trying to penetrate a lot the language of the Constitution and trying to make it, to simplify it. आसान सी बात है, तो कठिन बात तो नहीं है. हमने कल 249 पढ़ा था. 249 ये भी क्या है? पार्लियामेंट एंड स्टेट. आई डोंट थिंक इट नीड टू बी रिपीटेड अगेन. दोबारा इसको रिपीट करने की कोई जरूरत देखा से है नहीं. कल हमने पूरी तरह से इसको डिटेल में हमको पढ़ दिया था. 250 इमरजेंसी प्रोविजन. जब इमरजेंसी लगी हो, जब इमरजेंसी लगी हो, उस समय इमरजेंसी के समय में जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है वह पार्लियामेंट एंजॉय करने लगता है. तो सी द आर्टिकल 250 वह बोलता है पार्लियामेंट शैल व्हाइल ए प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी ऑपरेशन हैव पावर टू मेक लॉस विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इम्यूनेटेड द स्टेट लिस्ट. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्टेट लॉ नहीं बना सकता, स्टेट भी बना सकता है. तो स्टेट गवर्नमेंट 352 में समाप्त नहीं होती है, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन के समय जो पावर होती है वह पूरी की पूरी पावर यूनियन ले लेता है. हैव पावर टू मेक लॉस फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया. तो यह बात करता है आर्टिकल 250 की. तो आर्टिकल 250 बात सिंपल सा है और उसमें कोई बड़ा इशू है नहीं. दूसरा आर्टिकल 251 मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 251 क्या बोलता है. जो 251 है, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉज बिटवीन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 एंड 250. जो 249 और 250 के बाद जो इनकंसिस्टेंसी आएगी, तो नथिंग इन दिस आर्टिकल 2 shall restrict power of state to make any law which under this constitution has power to make. अब मैं जो अभी आपको बताया, आप 249 और 240 को देखें. इन दोनों में क्या होता है कि यूनियन के पास, मतलब पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की ताकत आ जाती है. बट इफ यू रीड आर्टिकल 251 तो क्या बोलता है, इन दोनों प्रोविजन के अप्लाई होने के बाद भी स्टेट के पास कानून बनाने की ताकत रहती. स्टेट हैज द पावर टू मेक लॉ. आप यहीं से आप बड़े सा सवाल निकालिए कि क्या इमरजेंसी के समय ओनली द यूनियन हैज पावर टू मेक लॉज और स्टेट आल्सो हैज प्रॉब्लम. इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आपका जो आंसर है वो दो तरह से हो रहा है. एक आंसर आप हो रहा है आर्टिकल 250 से, दूसरा हो रहा है 251 से. तो आर्टिकल 250 यह कहता है कि इमरजेंसी के समय में
यूनियन के पास शक्ति आ जाती है कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना ले। और 251 ये बोलता है, यस इट इज ट्रू दैट ड्यूरिंग द इमरजेंसी द यूनियन हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, डिस्पाइट दैट the state has also has power to make the laws, but if there is a conflict it will create. Same applies to the 249 also. If under 249 the parliament has got the power to make laws, it does not mean that state has lost its power not to make law. Clear हुआ नहीं हुआ? clear हुआ नहीं हुआ? किसी को क्लियर नहीं हुआ? आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 यह दो परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। एक परिस्थिति बोलता है कि अगर राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से राज्य की सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया, पार्लियामेंट कानून बना सकती है। जो आर्टिकल 250 में कहता है कि अगर इमरजेंसी लग गई है तो केंद्र के पास राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। इन दोनों के साथ साथ अनुच्छेद 251 क्या कहता है कि यस these are the power of the parliament, but it does not mean that state legislature has lost its powers. राज्य जो कि विधानसभा सस्पेंड तो नहीं होती, काम तो करती रहती है, तो विधानसभा के पास अपनी राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि यह दो ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र की पार्लियामेंट को कानून बनाने की शक्ति देते हैं। अगर कानूनों में असंगतता होगी तो निश्चित रूप से केंद्र का कानून प्रभावित होगा। दूसरा 252, अगर दो या दो से अधिक राज्य इस बात पर सहमत कर ले कि राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र कानून बनाए तो केंद्र कानून बना सकता है। उस बनाए गए कानून को कोई और राज्य भी स्वीकार कर सकता है। तो आर्टिकल 252 इज स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट कि जब दो या दो से अधिक राज्य किसी मुद्दे पर कह देते हैं कि कानून बनाने की जो शक्ति है वह जो कानून बनाना है राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना दे तो केंद्र कानून बना सकता है। आर्टिकल 253, किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को विदेशों के साथ किसी संधि और समझौतों को लागू करने के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। किसी भी विषय पर लेकिन उसमें राइटर क्या है? अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते। इफ रीड आर्टिकल 253 इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाने की शक्ति उसको प्राप्त है। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ बताओ? तो पार्लियामेंट इंटर कर सकता है कि 253 के द्वारा भी ट्रीटी एग्रीमेंट के लिए बना सकता है। दूसरा इन्विटेशन है। तो अगर आप देखें तो पार्लियामेंट का किस तरह से स्टेट के मामलों में इंटरफेरेंस हो रहा है। यूनियन लिस्ट की जो कई एंट्रीज हैं वो देमसेल्फ एम्पावर करती है पार्लियामेंट को टू टेक ओवर टू इटसेल्फ। 7 शेड्यूल की लिस्ट 1, 7 शेड्यूल की जो लिस्ट 1 है, 7 शेड्यूल की लिस्ट 1 की कई एंट्री है जो खुद एम्पावर कर देती है। 7, 23, 24, 27, 7, 23, 24,
27, 7, 23, 24, 27, 52, 54, 56, 52, 54, 56, और 7, 23, 62, 63, 64, 62, 63, 64, 67। यह जो एंट्रीज है, यह एंट्रीज जो है वह ये सिविल शेड्यूल की एंट्रीज है, यह एम्पावर करती हैं पार्लियामेंट टू टेक ओवर टू इटसेल्फ बाय मेकिंग द रिक्विजिट डिक्लेरेशन बाय लॉ सर्टेन स्फीयर जो सब्जेक्ट फॉर द स्टेट लिस्ट। आप लोग देखिए, आइए सेवन शेड्यूल देखिए, आप देखिए एंट्री 7, जस्ट ओपन द सेवन शेड्यूल एंट्री 7, जस्ट क्लियर हो जाएगा। Industries declared by Parliament by law to be necessary for the purpose of defense or for prosecution of war. मिल गया? Come the 23. Highway declared by or under law made by Parliament to be a national highway. See the 24. Shipping and navigation on inland waterways declared by Parliament by law to be national waterways. See the 52. Establishment of standard of quality for goods to be exported of India for transport for one state to another state. See the 54. Regulation of mines and minerals. तो क्या हो गया? Very interesting point for your option ABCD. यूनियन लिस्ट की कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो अपने आप इंपावर कर देती है यूनियन पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए, जिसमें स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट के अंदर के भी मामला शामिल होते हैं। अब अगर देखें जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है, जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में प्रीडोमिनेंस है पार्लियामेंट का। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में पार्लियामेंट का प्रीडोमिनेंस है। कैसे है? जिन्होंने शायद पिछला क्लास किया होगा, जो मैंने लास्ट सेशन पढ़ाया था, एक बहुत डिटेल क्लास किया था इस इशू को। अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो जो आर्टिकल 3 है, जस्ट ओपन आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओपन आर्टिकल 3, सी आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से जो आप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया, तीन चीज है, फॉर्मेशन, अल्टरेशन, नेम्स। अब उसमें पहला शब्द क्या है? पार्लियामेंट। मिल गया? तो राज्य के नाम के बदलने में, राज्य के एरिया के परिवर्तन करने में पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। अगर आप ABCDE पढ़ें तो उसमें क्या है? सेपरेशन ऑफ टेरिटरी है, इंक्रीज एरिया ऑफ स्टेट है, डिमिनिश्ड एरिया ऑफ स्टेट है, अल्टर बाउंड्री है, अल्टर द नेम है। तो अगर आप ABCD अगर सब पढ़ें, इन सब के पढ़ने के बाद आपको यह आएगा कि राज्य के मामले में किसी भी तरह का फैसला पार्लियामेंट कर सकती है। नाउ कम ऑन द सेकंड पार्ट, कि यह जो फैसला करना है इसमें राज्य की कितनी भूमिका है। अब राज्य की भूमिका को समझने के लिए आप इसका फॉर्मूला पढ़िए, इसमें राज्य की कितनी भूमिका है। अब जो ये बिल बनाया जाएगा, किसका? फॉर्मेशन, अल्टरेशन, ये जो एक बिल बनाया जाएगा, इस बिल को जब हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पहला इसका क्वालिफिकेशन क्या है? रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट।
इसकी पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन। फर्स्ट क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो प्रपोजल होगा उस प्रपोजल को स्टेट लेजिस्लेचर को रिफर किया जाएगा। इसको स्टेट लेजिस्लेचर को रिफर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? टू हैव व्यू, स्टेट का व्यू प्राप्त किया जाए, कि स्टेट का, राज्य का दृष्टिकोण प्राप्त हो जाए, इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर को रिफर किया जाएगा और एक समय सीमा दी जाएगी। इस समय सीमा के अंदर वह अपना ओपिनियन दे दे। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर की ओपिनियन है, इस ओपिनियन का, यह ओपिनियन ऑफ स्टेट नॉट बाइंडिंग। तो एक चीज क्या होगी 1 2 3 4 कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में कितना रोल है स्टेट के लेजिस्लेचर का। तो जो बिल है रिफर किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा लेजिस्लेचर स्टेट को फॉर एक्सप्रेसिंग व्यूज, एक समय सीमा के अंदर। लेकिन यह जो व्यू पॉइंट है, यह व्यू पॉइंट क्या होगा, सिर्फ एडवाइजरी होगा। दूसरा, यह जो अल्टरेशन है, इट्स क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर और नहीं क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? अब यह जो बिल होगा, यह बिल पास किससे होगा? सिंपल मेजॉरिटी। अब यह जो बिल रिफर किया जाएगा, यह सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा और यह संविधान का संशोधन नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यही जिनके सवाल गलत करा देते हैं। आपको 2-3 इंफॉर्मेशन पता है, सवाल गलत हो जाता है। ये पास होगा सिंपल मेजॉरिटी से और इसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया, यह संविधान में संशोधन। दूसरा, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर हम पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच के संबंधों को देखने की कोशिश करें, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट हमको मिलता है। यू ओपन आर्टिकल 69, आपको 2 चीज मिलेगी। एक, प्रपोजल बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, सेकेंड, एक्सेप्टेंस बाय पार्लियामेंट। तो किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन और एवोल्यूशन, चाहे क्रिएट करना है या एवोल्यूशन, अगर आप 169 को पढ़े, आपको 2 चीज दिखेगी। एक, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उस राज्य की, वह एक प्रपोजल बनाए और वह प्रपोजल पार्लियामेंट के पास भेजे। अब जब पार्लियामेंट के पास प्रपोजल भेजेगी, तो यह प्रपोजल
not less than 2/3 of member assembly present and voting। अभी जो प्रपोजल है ये 2/3 से है, 2/3 present and voting। यह जो प्रपोजल है यह 2/3 present and voting से है। और जब यह जाएगा तो पार्लियामेंट इसको स्वीकार करेगी। पार्लियामेंट के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी पास करेगी। और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड, पार्लियामेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस प्रपोजल, कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कोई उसके ऊपर बाध्यता नहीं है। पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और पार्लियामेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली पास करेगा एक स्पेशल मेजॉरिटी से, लेकिन यह पास करेगा मेजॉरिटी से, और यह भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। नो, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? बोले कोई डाउट किसी को? बताइए, कोई डाउट नहीं है? अब आप अगर देखने की कोशिश करें कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन कंट्रोल ओवर द स्टेट वाया गवर्नमेंट। जो यूनियन का कंट्रोल है गवर्नर के ऊपर, 155, 156, 160। तो जो प्रेसिडेंट है अपॉइंट करता है यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नर को स्टेट पे, अब वह रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को, और गवर्नर के माध्यम से राज्य पर केंद्र का नियंत्रण। अब ये जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको हम अगर समझने की कोशिश करें, इसमें जो हमारे पास एक फ्रेंचाइजी है, जो हमारी एक एडल्ट फ्रेंचाइजी है, जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, जिसके माध्यम से कोई स्टेट असेंबली प्राप्त होती है, राज्यसभा प्राप्त होती है, लोकसभा प्राप्त होती है, और जो हमारे पास एक लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। तो जो एक इन सारे चीजों को देखते हुए कि हमने एक ही प्रक्रिया से यूनियन भी बनाया और स्टेट भी बनाया, और फिर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आया। हमने एक ही प्रक्रिया से यूनियन बनाया और स्टेट बनाया, तो जो क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उनके रिलेशनशिप में, इस क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में यूनियन को ज्यादातर समय अधिमानता, प्रेफरेंस प्राप्त है। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल शेड को, जो बताता है किस तरह से भारत की राजनीति में केंद्र जो एक रोल है यूनियन के एक टिल्टिंग की तरफ है। तो अगर हम पूरे संविधान को समझने की कोशिश करें, अपने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को देखें, तो ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम यूनियन और स्टेट के बीच में यूनियन तरफ होता दिखता है। इट्स योर कंप्लीट टास्क ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। नाउ नेक्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आवर सिस्टम। अभी हम लोगों ने आपका फंडामेंटल राइट किया है। नाउ आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें मैंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंधों को
संसद और राज्य के संबंध, संसद और कहते हैं तो उसके स्टेट लेजिस्लेचर के संबंधों को, केंद्र और राज्य के संबंधों को समझने की कोशिश की है. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड विद ग्रेटर डिटेल कि हाउ द फाइनेंशियल सिस्टम इज बीइंग वर्किंग. I am making some of the mock tests on the basis of my lecture. I will supply those mock tests for the 2025 aspirants to whom I think they are regular in the class and they need to give the test for the refinedness. तो पहला टेस्ट आपका 50 सवालों का होगा जो संडे को किया जाएगा. Our volunteers will explain you how this test will happen. This test will be done at the Margdarshan Center physically, and I have chosen the 10-12 aspirants to whom I will supply. We are running short of resources, and I'm very disappointed to see the